हैं मॉडल प्रैक्टिस नंबर 16 पे आ चुके हैं हम लोग। तो जिसमें पहला सेक्शन बनता है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी को देखा जाए। प्रश्न क्या है सामान्य हिंदी में। पहला प्रश्न बनता है हम लोग का सामान्य हिंदी में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं क्या इसमें गलत है। मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सका। गलत कौन सा लग रहा है? आंसर इसमें बनेगा, आपको बता दे, परिस्थितियों की नहीं, परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण, है ना। तो आंसर हमारा इसमें बनेगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों की नहीं, परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये तो बहुत ही आसान है, कमल का पर्यायवाची जलज। आंसर डी होगा। अगला देखिए, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? लड़ाई जीतना। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? नक्षत्र होगा। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द हमें देना है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है सेंटेंस। जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम है उसे क्या बोलेंगे? अल्पायु। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। बोतल में पानी डैश भरा है, बोतल में पानी आधा भरा है। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना। हमारा ईश्वर में विश्वास है, हमारा जो है ईश्वर में तो यहाँ पे रेखांकित किया गया है ईश्वर। ईश्वर किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे? तो आंसर बनेगा सी, भगवान। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, प्रत्यक्षायुक्त प्राप्ति की तीव्र इच्छा वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द को हमें चुनना है। कौन सा होगा? आंसर बनेगा उत्कंठा, उत्कंठा। आंसर बनेगा ए, उत्कंठा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के लिए, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित हमें विकल्प चुनना है। देखिए क्या है हमारा वाक्य। सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक डैश आभा नृत्य करती दिखाई देती है। आंसर बनेगा अलौकिक आभा नृत्य करते हुए दिखाई देती है। आंसर बी होगा। अगला देखिए कि नीचे दिए गए अंश का विश्लेषण हमें करना है। क्या है हमारा अंश? मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आंसर क्या बनेगा? आज्ञावाचक वाक्य है। आंसर ए होगा। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ हमें चुनना है। देहरी लांघते पाप लगना, देहरी लांघते पाप लगना, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा अति शीघ्र बदनामी होना। आंसर डी बनेगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस पंक्ति की रचना किसने किया है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इस पंक्ति का रचना किया कौन है? आंसर बनेगा सी, मुक्तिबोध। आंसर सी बनेगा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द को हमें चुनना है। निवेदन करना, आंसर सी होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? आंसर बनेगा अद्भुत रस है, अद्भुत रस है इसमें। आंसर डी होगा। अगला देखिए, दोहा और रोला के संयोग से बनता है, इसके संयोग से क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। आंसर सी होगा, कुंडलियां। अगला देखिए, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर डी बनेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से
शिशु वृंद कैसे सो रहे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला है लय संग भक्ति मलाह करी, आरूप सो ले आऊ, उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? गीता है। आंसर बनेगा डी, गीता। अगला देखिए, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? यह किस प्रकार के छंद है? यह है मालिनी। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं और दूसरे को भी जीने दे। वह स्वयं और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपनी स्वार्थ की छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह तन से, धन से, मन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों को तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुआं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यह मानवता का ही प्रमुख धर्म है। तो हमारा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है इसमें स्वार्थ का हमें संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा क्या? तो आंसर बनेगा सी, स्व जोड़ अर्थ होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो आंसर बनेगा इसका बी, 3 होता है। कौन कौन होता है? कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अगला देखिए, अ कौन सा वर्ण है हमें बताना है। अ कौन सा वर्ण है? अ जो है ह्रस्व वर्ण है यहाँ पे। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? देखिए प्रश्न पढ़ते हम लोग। फूली डाले सुकुसुमाई, तिये की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। कौन सा वर्णिक छंद है इसमें? तो आंसर बनेगा ए, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता आंसर ये होगा, मंदाक्रांता। निम्नलिखित में कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है? कौन है इसमें? आंसर बनेगा ए, प्रसाद। आंसर ए बनेगा, प्रसाद गुण होते हैं। अगला जो सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश का है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है हमारा। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज। तो देखिए आइए फ्रेज देखते हैं क्या है। टू हैव एज बिलोंगिंग टू वन और ऑन। आंसर बनेगा क्या? आंसर यहाँ पे बनेगा टू प्रोसेस। आंसर यहाँ पे बी बनेगा, टू पोसेस मतलब किसी वस्तु को अधिकार से रखना या फिर इस पर अपना स्वामित्व जमाए रखना। आंसर बी बनेगा कि सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो देखिए इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? सबैटर का आता है। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। सबैटर मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइए देखते हैं आइटम या फ्रेज हमारा क्या है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। आंसर बनेगा क्या? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। इसका मतलब होता है क्या? आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। तो आंसर हमारा बनेगा क्या? आंसर जो हमारा बनेगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। When the need for something becomes essential, you are forced to find a way of getting it. आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। देखिए फ्रेज क्या आ रहा है इसमें हमारा, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन। आंसर बनेगा क्या हमारा यहाँ पे? आंसर बनेगा
रिपेरेशन, रिपेरेशन हो जाएगा यहाँ पे, आंसर ए बनेगा, यानी किसी गलती को सुधारने के लिए किए जाने वाला प्रयास, आंसर बनेगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। आंसर बनेगा क्या हमारा, आंसर बनेगा रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स मतलब मांग होता है, जरूरत, अपेक्षा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस पहले देखते हैं हम लोग क्या है, नेत्रा से दैट द फॉलोअर्स लुक ब्यूटीफुल। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा नेत्रा सेज द फॉलोअर्स लुक्स ब्यूटीफुल, आंसर बनेगा डी। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए सेंटेंस क्या है, अ काइट्स नाइलॉन मांजा ए स्ट्रिंग हैज कट द थ्रोट ऑफ अ स्कूट्रिस्ट। आंसर बनेगा क्या हमारा, आंसर बनेगा द थ्रोट ऑफ अ स्कूट्रिस्ट हैज बीन कट बाय अ काइट्स लाइन नाइलॉन मांजा स्ट्रिंग, आंसर बनेगा सी। है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा, देयर इज एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपी राइटर। आंसर बनेगा हमारा ओपनिंग, आंसर बी बनेगा ओपनिंग। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो आइए आइटम्स को देखते हैं, क्या है हमारा आइटम, हमारा है गेट वंस डक्स इन अ रो। आंसर इसका बनेगा क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी सभी कुछ ठीक से व्यवस्थित होना है ना। तो आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, आंसर ए हो जाए। अगला प्रश्न है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस। आंसर क्या बनेगा, ब्रैकेट्स, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, द कार स्टॉप्ड डैश व्हेन द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। आंसर बनेगा हमारा इमीडिएटली, आंसर यहाँ पे बी होगा, इमीडिएटली, तुरंत। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, बट फॉर हिज डैश दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर। आंसर क्या बनेगा, इंटरवेंशन, आंसर यहाँ पे बी होगा, इंटरवेंशन। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस देखिए क्या है, वी कैन डैश आवर सेल्व्स फ्रॉम द रेन बाय वेयरिंग अ रेन कोट। आंसर बनेगा हमारा प्रोटेक्ट, आंसर सी होगा, प्रोटेक्ट, रक्षा किया। अगला प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। हमारा है, वी प्रैक्टिसाइड्स मेडिटेशन टू लिबरेट आवर सेल्व्स फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रेविंग और इग्नोरेंस। आंसर यहाँ पे बनेगा टू लिबरेट और क्रेविंग, आंसर डी होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। हमारा सेंटेंस है, द ब्रोकन मिरर रिफ्लेक्टेड द इमेज इन अ डिस्ट्रॉयड मैनर। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हम लोग का ऑप्शन डी, ब्रोकन और रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा सेंटेंस, सेंटेंस है, स्वारा से टू चंदा आई नीड योर हेल्प। तो आंसर बनेगा स्वारा डैश चंदा दैट सी नीड्स डैश। आंसर हम लोग का बनेगा ऑप्शन डी, स्वारा टेल्स चंदा दैट सी नीड्स हर हेल्प। आंसर डी बनेगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस है, द सन हैज गॉन डैश। आंसर बनेगा डाउन, आंसर बी होगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस है कि वी डैश फॉर एन आवर नाउ वेट। तो आंसर यहाँ पे बनेगा क्या, आंसर बनेगा शैल
हैव बीन वेटिंग, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है सेंटेंस? रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। क्या है हमारा आइटम? कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है क्या है? इसका मीन्स होता है वह कहानी जिससे सच्चाई न हो, अर्थात मनगढ़ंत कहानी हो, काल्पनिक कहानी हो। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर ए बनेगा। और फैंसीफुल या अनलाइकली स्टोरी, आंसर ए बनेगा। अगला जो सेक्शन आता है गणित का आता है हम लोग का। देखिए गणित में प्रश्न क्या बना है? गणित में प्रश्न बनता है यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 5% का छूट पर माल बेचती है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यह हमें बताना है। तो आइए इसको बनाकर देखते हैं कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि सूची मूल्य हमारे पास 100 है। ठीक है, सूची मूल्य हम लोग मान लिए कि 100 रुपये है। अब विक्रय मूल्य जो है हमारे पास, सेलिंग प्राइस, वो कितना है? 100 माइनस 20 यानी 80 है। 100 माइनस 20, क्योंकि 20% का छूट दे रहा है इस पे सूची पे, तो इसमें से घटा लेंगे तो 80 रुपये आ रहा है। तो हमें क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रहा है क्रय मूल्य पे, है ना। तो हम लॉस भी लिख देते हैं। लॉस हो रहा है 10%, यहाँ पे नुकसान हो रहा है 10%। जब नुकसान हो रहा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा? तब क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा हानि लिखेंगे तो 100 में से 10 घट गया 90, काट के रखिए। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 बट्टा 9 हो जाएगा। 1 जीरो कटेगा 800 बट्टा 9, ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। अब 5% छूट दे रहा है विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो पहले हमारा क्या था? 100 था, अब उसमें से 5 घटाएंगे तो 95 होगा। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा 100 माइनस 5 इक्वल 95। अब जो है लाभ हमें क्या हो रहा है कि 95 माइनस 800 बट्टे 9, एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो 9 एलसीएम हो जाएगा। 95 में 9 से मल्टीप्लाई, 855 माइनस 800, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 55 बट्टा 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया? लाभ निकल गया, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए हैं तो हमारा लाभ निकल गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ तो इतना दिया हुआ है तो इतना रखिए, 55 बट्टे 9, लाभ गुने 100 होता है, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 800 बट्टे 9, तो ये 900 से 900 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 55 बट्टा 8 जो आ गया, इसको काटिएगा तो आपके पास आएगा 6 सही 7 बट्टा 8। तो ये हमारा रेट आ गया। अब इसको आप चाहिए कि डेसिमल में आप चेंज करना, मतलब ये में डेसिमल में हम यदि इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6.875% आ जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। तो आंसर क्या बनेगा? 6.875% की लाभ हो रहा है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है क्या कि x प्लस 11 इंटू 3 माइनस 5x में x का हमें गुणांक बताना है कि क्या आने वाला है। तो आइए x का गुणांक निकाल लेते हैं गुना करके। इसको क्या दिया हुआ है हमारे पास? x प्लस 11 इंटू 3 माइनस 5x को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3x प्लस माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये माइनस होगा। 5x स्क्वायर प्लस रहेगी 33 माइनस होगी 55x, ये रहेगी। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये माइनस में है, इससे घट जाएगी, यानी आपके पास माइनस 5x स्क्वायर, और ये इसमें घटेगी तो कितना हो जाएगी? 52x प्लस 33, यही बचेगी। तो इसमें जो हमारी x का गुणांक आ रहा है, x स्क्वायर, x का गुणांक हमें बताना है, तो x का गुणांक क्या आ रहा है? x का गुणांक जो हमारा आ रहा है 52 आ रहा है, वो भी क्या माइनस में आ रहा है ना। तो आंसर हमारा -52। देखिए -52 ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक व्यापारी के पास जो है 16 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा जो है 17% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल जो है 21% का लाभ हुआ। उसने 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, यह हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कितना गेहूं बेच रहा है वो। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 17% लाभ पर जो है x क्विंटल उसने गेहूं को बेचता है। जब 27% लाभ होता है, पहले यहाँ लिखते हैं 17% जब लाभ होता है उसको, तो x क्विंटल बेचता है। ठीक है, यदि 27% जब लाभ होता है तब क्या करेगा वो, 16 माइनस x क्विंटल बेच दिया। ठीक, अब मानते हैं क्या कि गेहूं की कीमत 1 रुपये क्विंटल है। ठीक है, अब प्रश्न से हम लोग देखेंगे क्या हमारा प्रश्न बोल रहा है कि x जो प्रति क्विंटल हमने लिया है इसको ऐड कर देंगे कि तो 117 हो जाएगा बट्टे 100 प्लस 16 माइनस x 16 माइनस x इंटू 127/100 होगी। इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपके पास 16 इंटू 121/100। ये हमारा इक्वल में आ जाएगा। बस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने प्रश्न से लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 117/100 प्लस 16 माइनस x इंटू 127/100 इक्वल 16 इंटू 120/100। बस यहाँ से कैलकुलेशन करना है। अब आपको बच गया, तो आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं हमारा आंसर आ कितना रहा है। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो 117x प्लस 16 माइनस x आएगी इंटू 127 रहेगी। इक्वल में आपके पास आ जाएगा 16 गुने 121। अब इसे आगे करते हैं तो 117x प्लस 16 गुने 127 माइनस 127x इक्वल में रह जाएगी 16 इंटू 21। इधर 16 इंटू 21 ही रहेगी। इधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इक्वल में हो जाएगी 16 इंटू 127 माइनस 16 इंटू 121। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगी आपके पास 96/100। 10 आएगी 9.6 प्रति क्विंटल। इस क्विंटल में है, यदि केजी में हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 960 केजी आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्विंटल में है। 100 से गुना कर देंगे तो 960 हमारा केजी में आ गया। अब हमको बताना है कि 27% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी होगी। तो गेहूं की मात्रा जो है 16 हमने लिया था, क्विंटल कितना है 9.6 आया है, तो घटाइए इसमें से कितना आ जाएगा 6.4 क्विंटल। इस क्विंटल को हम केजी में चेंज कर देते हैं 100 से मल्टीपल, यहाँ से एक जीरो से काटे यानी 640 केजी। आंसर बनेगा हमारा 640 केजी उसने बेचा है। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और सीरीज का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और सीरीज के वेतन का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए गिरीश और हरिशंकर और सीरीज का हम लोग निकालते हैं कि क्या रहा है अनुपात। यहाँ पे देखिए, पहले लेते हैं गिरीश के लिए जी, ठीक है, हाँ, हरिशंकर के लिए एच। इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है, 4/9। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज के लिए एस लेते हैं, ठीक, और हरिशंकर के लिए एच है। इसका अनुपात दिया है 5/6। ये हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपके पास गिरीश बट्टा सीरीज निकलेगा, क्योंकि हरीश और हरीश तो कट जाएगा, तो बच गया यही ना, गिरीश और सीरीज। तो गिरीश बट्टा सीरीज जो आपके पास बच जाएगा, तो यहाँ से क्या क्या कट जाएंगे आपके, यहाँ से आपके बच जाएंगे 4 × 6/9 × 5 होंगे। काट के देखिए 3 से 3 2 जा और 3 3 जा, यानी लास्ट में आया 15, नीचे डिनोमिनेटर हमारा 15 आया और नोमिनेटर हमारा 4 2 जा 8, 8/15 आया। तो 8:15 हमारा आंसर आ रहा है, 8:15। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसमें मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है क्या, यदि 2x
यदि 2x माइनस 4, 4x प्लस p और 6x माइनस 12 समानांतर श्रेणी में है तो p का पता हमें लगाना है कि क्या होगा। तो आइए p का पता लगा लेते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास 2x माइनस 4 और 4x प्लस p तथा 6x माइनस 12 समानांतर श्रेणी में है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 4x प्लस p में से घटा देंगे क्या 2x माइनस 4, इसको घटाइएगा तो हमारा निकलेगा क्या यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 12 माइनस 4x प्लस p, इतना होगा। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, इसके इक्वल में ये लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ से बना रहा है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व और इसे दोनों को निकालते हैं इक्वल में रख के। तो 4x प्लस p यहाँ पे 2x माइनस 4, ये माइनस में है इसमें घट जाएगा। तो आइए बना के देखते हैं यहाँ पे 4x प्लस p माइनस 2x प्लस 4 इक्वल में इधर आ जाएगा 6x माइनस 12 माइनस 4x माइनस p। तो इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास आएगा p प्लस p इक्वल में आ जाएगा 6x माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4 माइनस 12 रहेगी इधर आ जाएगा 2p, क्योंकि हमें p का वैल्यू निकालना था इसलिए p इधर रख लिए। इधर आपके पास बच जाएगी माइनस 16, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगी, 4 2 6, ये भी x कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएंगी 16। x की वैल्यू p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 2 से काटिएगा तो माइनस 8 आ जाएगी, माइनस 8 हमारी p की वैल्यू आई। तो ऑप्शन नंबर बनेगा D। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदु P और Q त्रिभुज ABC की भुजा क्रमशः AB और AC इस तरह है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समानांतर है। यदि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 16:25 के अनुपात में है तो भुजा AP और PB का अनुपात हमें बताना है। तो आइए यहाँ पे हम बनाकर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हम लोग का। एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम है P, इसका Q, इसका नाम है A, B और ये है C। हमारे में क्या दिया है कि ये APQ जो त्रिभुज है APQ बाई ये त्रिभुज ABC बड़ा वाला, तो त्रिभुज APQ बट्टा त्रिभुज ABC दिया हुआ है कितना कि AP बाई AB लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर होगी ना, ये फॉर्मूला ही होता है। तो हमारा जिसमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 16/25 इक्वल AP बाई AB का होल स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे 16√25 कर देते हैं इक्वल में यहाँ पे बच जाएगा AP बाई AB। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका आ जाएगा, ये रूट में है तो इसका 4 और इसका 5, यानी आएगा हमारे पास 4 और 5 AP बाई AB। AB का वैल्यू 5 और AP का वैल्यू 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना था कि हमें निकालना था AP जब यहाँ पे निकल गया 4 और AB निकल गया 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते क्या है कि PB इक्वल 5 माइनस 4, मतलब 1 आ गया हमारा PB। ठीक है, PB जब हमारा 1 आ गया तो AP बाई PB इक्वल कितना हो जाएगा, AP का भी हमने वैल्यू निकाला है 4 और इसका वैल्यू निकाला 1, यानी 4:1, 4:1 निकल गया। आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर D 4:1। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जिसके कोण की माप 60 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या है जिसके कोण का माप 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं निकाल करके क्या आ रहा है आंसर इसकी। यहाँ पे एक त्रिभुज अब ड्रॉ करते हैं समकोण, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये x, ये B C और इसका नाम है A। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि साइन 60 से लेंगे तो साइन 60 में क्या होता है P बाई H होता है। P हमारा कौन है AB है, तो लिखिए AB, H कौन है AC, AC है। तो ये साइन 60 बराबर लेना, साइन 60 का वैल्यू होता क्या है √3/2। तो आइए वैल्यू रखते हैं हम लोग,
साइन 60 इक्वल में रखेंगे हम क्या, ए बी बाई ए सी रखेंगे। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पे रखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 15 और ए सी का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो ये कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीपल। यहाँ पे √3x होगा, √3x इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे 15 2 जा 30 है ना। तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल 30/√3 हो जाएगा, √3। अब इसको रेशलाइज कर सकते हैं आप, तो रेशलाइज कर दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये इधर भी √3 और यहाँ भी √3 से मल्टीपल करिए तो आपके पास आ जाएगा 30√3/3 आएगा। 3 से काटिए 10 यानी 10√3। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, 10√3। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है क्या 5 वर्ष में 7% दर से एक राशि पर 5320 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी है हमें बताना है। तो आइए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है हमारा प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो कितना है 5320 रुपया गुने 100 बट्टा हमारा टाइम है 5 गुने रेट है 7। काटिए इसको, 5320 है, सो काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 15,200 रुपया। काटिएगा कितना आ जाएगा 15,200 हमारा जो निकल गया है प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं 15,200 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है 2760 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए इसका क्रय मूल्य हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। क्रय मूल्य जो अभिष्ट है हमारा अंकित मूल्य मार्क प्राइस गुने 100 माइनस जो डिस्काउंट होता है छूट बट्टा 100 प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है वो रखते हैं। तो मार्क प्राइस कितना दिया है 2760, डिस्काउंट कितना है 15% यानी 85, लाभ कितना हो रहा है 20 यानी 120। इसको काटिएगा तो 1955 आ जाएगा। तो ये 1955 हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा आ रहा है 1955, ऑप्शन ए हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 6000 रुपया तथा 10% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है तथा वस्तु को 4050 रुपये में बेच देता है, तो दूसरी बार दी गई छूट प्रतिशत में हमें बताना है कि कितनी है। तो ये निकाल के देखते हैं कितनी है छूट। पहले तो 6000 पे गुन्ने 90 हो जाएगा, 100 और गुन्ने दूसरी डिस्काउंट तो पता नहीं तो 100 माइनस डी ए रखिए बट्टा 100 इक्वल में कितना हो जाएगा 4050 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो इसमें कटा, 1 जीरो से 1 जीरो इसमें कटा, तो आपके पास आ जाएगा क्या 1 जीरो से ये भी कटा, 6 9 जा 54 मल्टीपल 100 माइनस डी रहेगी इक्वल में 4050 रहेगी, है ना। यहाँ से करिए कैलकुलेशन तो आपके पास आ जाएगी डी इक्वल आ जाएगा आपके पास 100 माइनस डी इक्वल आ जाएगा आपके पास 4050/9 मल्टीपल 6 आ जाएगी। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 75, है ना। तो आपके पास 100 माइनस डी इक्वल आया 75, तो इधर डी को इधर लेके आते हैं हम लोग, 100 माइनस 75 इक्वल डी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25%। तो दूसरी डिस्काउंट कितनी होनी चाहिए 725। आंसर बन गया हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस 2 थीटा का हमें मान निकालना है। तो वही कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा निकाल के देखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया है हमारे पास, क्या दिया है 3/5, कॉस 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का दिया है वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू साइन का वैल्यू 3/5 की होल स्क्वायर कर देते हैं तो यानी 9/25 आ जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। कैलकुलेट करिए तो 1 माइनस 2 इंटू 9/25 आ जाएगी 25। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं तो 25 माइनस 9 2 जा 18/25 घटाइए इसमें से तो कितना आ जाएगा 7/25। आंसर देखिए 7/25 है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और
7 सेंटीमीटर। तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात? मान लेते हैं दो, जब त्रिभुज समरूप है, कोई भी ए बी सी मान लीजिए, हम ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। हमने अपना से दोनों त्रिभुज मान लिया, इसकी ऊंचाई h1 और h2 दिया हुआ है। तब क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में होता है, जो हाइट होती है उस दोनों का होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या कि ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे पी क्यू आर की क्षेत्रफल इक्वल जो h1 हम लिए हैं और इसका h2 की होल स्क्वायर होती है। तो रखिए यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ है इसकी ऊंचाई का, एक का दिया है 5, एक का दिया है 7 की होल स्क्वायर की, यानी 25/49, 25/49 आई। तो रेशियो हमको यही निकलना है 25/49। तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, दिया क्या गया है कि ए बी व्यास के वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बढ़ी हुई रेखा AB से T पर मिलती है, PA और PB मिलाइए। यदि एंगल PAB 20 डिग्री है तो PTB क्या होगा, हमें बताना है। तो आइए निकाल के देख लेते हैं कि क्या होगा PTB। देखिए यहाँ पे एक हमारा सर्कल है, ये हमारा एक हमने सेंटर लिया, सेंटर से होकर जा रही है, ठीक। ये मेरा A है, इसका नाम O है, इसका नाम P है, यहां से एक ड्रॉ हुआ लाइन, इसका नाम हमने B रख दिया। तो ABP और इसका जो नाम है हमारा T है, ठीक है। तो यहां से जो ये ड्रॉ हो रहा है ऐसे है, ठीक है। T से यहाँ पे ड्रॉ हुआ, तो हमें बताना जो है, निकालना क्या, PTB, PTB ये वाले एंगल को हमें बताना है कि कितना होगा। तो आइए निकाल के देख लेते हैं कि वो एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए PAB जो दिया हुआ, PAB ये वाला एंगल हमें 20 डिग्री दिया है, ठीक है ना। तो BPT ये वाला एंगल जो होगा यह भी 20 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण। यहाँ पे आइए दिखाते हैं आपको, एंगल PAB इक्वल 20 डिग्री, एंगल APB इक्वल 90 डिग्री। यह बना हुआ है अर्धवृत्त पे बना कोण, इसलिए होगा। और एंगल BPT इक्वल भी आपका 20 डिग्री ही होगा। तो आइए हम ट्रायंगल APB में चलते हैं। आपको पहले फिगर बना दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। उसी फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके बाद ये बनाइए। तो APB में हम लोग चलते हैं। APB में हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि एंगल PBA इक्वल 180 माइनस एंगल PAB प्लस एंगल APB होगा। यहाँ पे रखिए 180 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक का 20 और प्लस एक का 90 दी हुई है। तो 180 में से 110 घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी आपके पास, 70 डिग्री। हमारे PA का वैल्यू निकला 70 डिग्री, ठीक है। अब एंगल PBT की बारी है, 180 माइनस एंगल PBA होगा। तो 180 में से इसका घटाइए, कितना, 70 दिया है, यानी इसका वैल्यू आ गया 110 डिग्री, ठीक। अब हमें लास्ट निकालना है PTB इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल PBT अब प्लस एंगल हो जाएगा BPT। तो आइए निकालिए इसका, 180 माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 110 प्लस इसका वैल्यू दिया है 20। तो कितना हो जाएगा, 180 और 110 में 110 में 20 जोड़िएगा तो 130, घटाइए यानी 50 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या है, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बनेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला देखिए, यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो p का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो हम मान लेते हैं द्विघात समीकरण हमारा जो है px² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0 है, तब मूल हम अल्फा और अल्फा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम प्लस वाला निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा यानी माइनस 4/p। 4/p कैसे है, मूलों का योग जो होता है माइनस b/a होता है। तो b का वैल्यू दिया हुआ है, माइनस में तो रहता ही पहले से, माइनस b/a होता है इसका फॉर्मूला, माइनस
बी बाई ए की वैल्यू पी दिया हुआ है और बी का वैल्यू 4, तो माइनस लगेगा ही लगेगा, ये हमारा प्लस का आ गया। चलिए, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, -2/p, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम गुणनफल निकालते हैं a इंटू ए का, तो कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। गुणनफल निकालेंगे तो 3p आ गया हमारा। अब a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3p, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब समीकरण 1 से जो है a का मान समीकरण 2 में हम रख लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दिया है, 2/p दिया है माइनस में, होल स्क्वायर इक्वल 3/p, यहाँ से इक्वल कर लेते हैं हम लोग। तो कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/p स्क्वायर, 4/p स्क्वायर इक्वल 3/p। ठीक, यहाँ से एक p से एक p कैंसिल, यानी p इक्वल कितनी आ जाएगी आपके पास, 4/3 आ जाएगी। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा, ऑप्शन बी बनेगा 4/3। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि थीटा बराबर 45 तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा, हमें बताना है। देखिए, थीटा का वैल्यू 45 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या कि cos 2 थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लिखिए, यहाँ पे बना के देखते हैं, cos 2 थीटा इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल में हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 की थीटा की वैल्यू 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका वैल्यू cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर करिए, 1/√2 का, और माइनस 1/√2 साइन का भी होता है, साइन का भी होता है वही, तो साइन का भी हम लोग वैल्यू रखते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। अब करिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/2 और माइनस 1/2 आ जाएगी। तो इसे काटिएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। दोनों को काटिएगा तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया क्या है कि a/a माइनस b प्लस b/b माइनस a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें। तो आइए देखते हैं कि क्या प्राप्त होगा इससे। इसको मल्टीपल करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं इसको। एलसीएम इसका लीजिएगा तो क्या बनेगा आपके पास, a माइनस बी इंटू बी माइनस ए होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ऊपर में क्या बच जाएगा हमारे पास, a कॉमा बी माइनस ए प्लस बी, सो मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी को, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई, नीचे तो ये रहेगा ही रहेगा, तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं माइनस कॉमन करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर में आपके पास आ जाएगी, माइनस में कॉमन कर लिएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगी, और नीचे में तो हमने माइनस करा ही कॉमन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में आ गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे भी। ये काटिए कितना टाइम्स में, एक टाइम्स में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बना राइट आंसर डी, एक आ गया। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ क्या है कि cos a प्लस 120 डिग्री प्लस cos 120 माइनस a का मान हमें क्या होगा बताना है। तो आइए निकाल के देखते हैं इसका मान क्या होगा, cos a प्लस 120 इंटू प्लस cos इंटू 120 माइनस a है, तो इक्वल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि cos a प्लस cos a इंटू cos 120 माइनस साइन a इंटू साइन 120 लिखेंगे, साइन 120 प्लस में हम क्या करेंगे यहाँ पे cos 120 इंटू cos a प्लस साइन इंटू साइन 120 होगा, साइन 120 इक्वल में हम लिखेंगे क्या कि cos a प्लस cos a इंटू माइनस 1/2
-1/2 माइनस साइन ए इंटू √3/2 इक्वल में हम रखेंगे यहाँ पे कि कॉस ए माइनस कॉस ए बाई 2 माइनस √3/2 साइन ए और माइनस कॉस ए बाई 2 प्लस √3/2 साइन ए √3/साइन ए इक्वल में क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे जो हमने लिखा कि कॉस ए माइनस कॉस ए कैसे 0 आया वो दिखा रहे हैं दोस्तों। 0/2 माइनस √3/2 साइन ए माइनस कॉस ए बाई 2 प्लस √3/2 साइन ए। तो यहाँ पे देखिए ये साइन ए प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कैंसिल होगा ही होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसके इक्वल में आएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 0 बन गया, कुछ नहीं बचा, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए कि यदि x यहाँ पे दिया हुआ, यदि x और यहाँ पे क्या है वो अभी नहीं बताएगा कि गुणा है कि भाग है, कुछ भी है, ठीक है ना। y इक्वल दिया हुआ है क्या है कि 3x प्लस 2y बाई x इंटू वाई हो, तो 2 और जो ये सिंबल दिया हुआ है उसका 3 का मान हमें निकालना है। तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं 2 और 3 का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जो हमारे पास दिया गया है वो रखते हैं हम लोग x, और जो ये दिया हुआ है सिंबल वो रखते हैं y इक्वल दिया हुआ है क्या 3x प्लस 2y बाई xy, यही रखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम इसके बदले 2 और इस सिंबल और 3 को रखते हैं इक्वल में। जहाँ जहाँ हमारा x का वैल्यू है वहाँ पे हम रखेंगे 2 और y का जहाँ वैल्यू है वहाँ रखेंगे 3, ठीक है। तो रखते हैं हम लोग 3 मल्टीपल 2 प्लस 2 मल्टीपल 3 बाई 2 मल्टीपल 3, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 बाई 6 हो जाएगा, तो 12/6 यानी आंसर आ जाएगा 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया इस दोनों का वैल्यू सी, ऑप्शन नंबर आ गया सी। अगला प्रश्न देखिए कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा हमें बताना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है इसका वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास साइन थीटा इक्वल 12/13 यानी क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, p/h होता है। तो हमें निकालना क्या है b निकालना है, तो आइए b निकालते हैं। b निकालने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर रूट अंडर में। तो देखिए 13 का होल स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा आपके पास 25। 25 का क्या होता है 5, तो हमारा b निकल गया यहाँ पे 5, ठीक है। p आपके पास दिया हुआ ही है, p/h तो दिया है पहले से साइन का 12/13, और b का भी वैल्यू हमने निकाल दिया कितना 5 आ गया। अब जो है हम cos का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहीं पे cos का होता है b/h, तो b मतलब 5 और h मतलब 13, ठीक है। और cot का भी निकाल लीजिए आप, cot का भी ठीक रहेगा, तो b/p होता है, ठीक है ना, b/p। तो इसका निकाल लीजिए 5/12, ये अब सबका निकालिए, बस यहाँ पे वैल्यू अब रखना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। वैल्यू रखते हैं इसका साइन स्क्वायर, पहले बोल रहा है क्वेश्चन में हमारा साइन स्क्वायर, हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बोल रहा है बट्टा 2 कॉस इंटू साइन इंटू कॉट स्क्वायर, है ना। तो सभी का वैल्यू रखिए, साइन का भी हम लोग निकाला है 12/13 दिया हुआ है पहले से प्रश्न में का होल स्क्वायर, माइनस कॉस का हम लोग निकाले हैं 5/13 का होल स्क्वायर करिए बट्टा 2 इंटू साइन इंटू कॉस 5/13 और गुन्ने 12/13 होगा, गुन्ने कॉट का करेंगे तो 5/12 का होल स्क्वायर, 5/12 का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन करिएगा कितनी आ जाएगी 144/169 माइनस 25/169 बाई में आ जाएगी आपके पास 120/169, ये होगी। मल्टीपल आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 144। अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 119 120 मल्टीपल 25/144। इसे काटिएगा कैलकुलेशन करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 595
बट्टा 3456। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 595 3456। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमें, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 18 इक्वल में दिया है 2 इंटू ए माइनस 2b प्लस 2c है, तो a प्लस 2b प्लस 5c का हमें मान निकालना है कि कितना होगा। तो आइए इसका मान निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 18 इक्वल दिया हुआ है आपके पास 2 इंटू ए माइनस 2b प्लस 20c। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करिए तो एक ही रहेगा, प्लस 2b का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1 प्लस a का होल स्क्वायर मतलब एक ही रहेगा, प्लस 5c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5c इंटू 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 0 रहेगा। तो a माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 4 की होल स्क्वायर इक्वल में 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2b की वैल्यू माइनस 1 और 5c की वैल्यू 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल 1 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल आ गया आपके पास 4। आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला दिया है क्या है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो बिंदु ए और बी स्थित है। वृत्त के लघु चाप पर बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु स्थित सी है। बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु डी पर मिलती है। यदि एंगल ए डी बी 25 डिग्री तो एंगल ए सी बी का मान अंश में हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है इसका अंश में। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारा ऐसे फिगर है यहाँ पे दिया हुआ, ये स्पर्श रेखाएं हैं दो, इसका वैल्यू रखिए, इसका 0 है, इसका नाम सी है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसका नाम डी है और इसका नाम ई रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ। अब हमारे पास दिया है एंगल, ये पहले आप फिगर इसे ड्रॉ करके आप अपने कॉपी पे नोट करिए, उसके बाद हम लोग बनाते चलते हैं। ए ओ बी इक्वल 180 माइनस एंगल ए डी बी ये होगा। तो ए डी बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 25 डिग्री दिया हुआ है इसमें। ए डी बी का वैल्यू 25 डिग्री तो दिया है, तो 180 में से 25 घटाइए ए ओ बी के लिए। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं और इसे कॉपी पे आप नोट कर लिए होंगे, आशा है। चलिए अब बनाते हैं आगे। एंगल ए ओ बी इक्वल 180 में से 25 घटाएगा तो 155 डिग्री, ठीक है, ये 155 आ गया। अब निकालेंगे ए ई बी। ए ई बराबर हाफ ऑफ होगा ए ओ बी का, ए ओ बी का हाफ होगा, तो यानी 155/2 यानी कितना आ गया, 77.5 डिग्री आ गया। ये ए ई बी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्या कि ए ई बी और प्लस एंगल ए सी बी, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 180। क्यों आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज से आएगा ये, है ना। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू किसका किसका दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है ए सी बी का, तो दिया नहीं है, ए सी बी हमें फाइंड करना है। तो 180 और इसका वैल्यू तो दे दिया है कितना, 77.5 घटा दीजिए इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा 102.5 डिग्री। मैं यही ना निकालना था, ए सी बी निकल तो गई 102.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 4 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 34 है, तो 2xyz का हमें मान बताना है कि क्या आएगा। तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा हमारा वैल्यू इसका। यहाँ पे x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल दिया है 4, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये होगी इक्वल में 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो बस रखिए ये फार्मूला होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में हो जाएगी 16 माइनस 2 गुने 1 यानी 14 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड इक्वल में होता क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की फॉर्मूला जो होती है ये होती है, यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई रखते हैं एक्स वाई प्लस जेड इंटू हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये होगी हमारे पास। ये हमारा इसका वैल्यू आया, तो ये आया हमारा एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 जेड की वैल्यू आया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ही होता है। तो चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू रख लेते हैं एक्स प्लस वाई और जेड की वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दिया है 34, तो आइए रखते हैं 34 माइनस यहाँ पे 3 रहेगी इक्वल में यहाँ पे दिया है इसकी वैल्यू 4 और यहाँ पे दिया है इसकी वैल्यू दिया हुआ है 14 और माइनस इसका वैल्यू दिया है 1। चलिए इसका 1 रख लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे निकालिए तो आपके पास आ जाएगा 34 माइनस 3 जेड इक्वल 52 हो जाएगा। इधर 3 जेड इक्वल आ जाएगी आपके पास माइनस 18, तो जेड इक्वल आ जाएगी, इसको काटिए 3 से माइनस 6 आ जाएगी। तो हमें निकालना है ये तो एक्स वाई जेड की आगे हमें निकालना है 2 जेड की, तो इसमें बस मल्टीपल 2 से कर दीजिए यानी 6 2 जा 12, ऑप्शन माइनस में आएगी 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, राइट आंसर डी बन जाएगी हम लोग का, राइट आंसर डी। अगला देखिए निम्न श्रेणी सारणी का माध्य दिया है 2.6, तो वाई का हमें मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक्स है और एफ है, तो आइए निकाल के देख लेते हैं हम लोग क्या आएगी इसका। इसे तो हम लोग पहले मल्टीपल करके लिखते हैं, तो आइए लिख लेते हैं एफ एक्स अभी निकालना होगा हमें, एफ एक्स यानी गुना करके, जो गुना करके बताए हैं यहाँ पे 4, ये हो जाएगा आपके पास 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। तो ये हमारा एफ एक्स आया, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा, इस एफ को भी ऐड करके लिखना होगा। तो आइए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होती है ना, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जोड़ के लिखेंगे और सिग्मा का, तो दोनों को ऐड किए हैं तो कितना कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स का आया है आपका 28, ऐड करिएगा तो आएगा 28 प्लस 3y बाई सिग्मा एफ की कितनी आएगी 12 प्लस y, है ना। और आपका माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये माइनस नहीं है दोस्तों, माध्य दिया हुआ है 2.6 दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करिए, y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी 31.2 प्लस 2.6y इक्वल 28 प्लस 3y होगी। यहाँ पे y ये भी है ये भी है, तो इधर लेके चले जाते हैं तो घटेगा कितना 0.4y इक्वल 20, ये आपके पास आ जाएगी 3.2 आ जाएगी, 31 में से 28 घटा दीजिए तो 3.2 आ गई, तो y इक्वल कितनी आ जाएगी 3.2 बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको काटिए 4 से तो 8 टाइम में कटेगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, यानी y के जगह पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, और आंसर बी बनेगा। अगला देखिए बिंदु सी दिया हुआ है, ए दिया है और बी को मिलाने वाली रेखाखंड 3:4 के रेशियो में अंत विभाजन करता है, तो बी का हमें निर्देशांक क्या होगा। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, डीएलएड में एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसे एकदम से रट जाइए इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है ए और ये बी दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे सी एक पॉइंट बन रहा है, इसको 3:4 के अनुपात में बांटा है, इसका वैल्यू 2 और 5 दिया है ए का, और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है नहीं, इसका दिया है x2 और y2, इसका दिया हुआ है सी का कितना तो -1 और 2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, AC रेशियो CB है ना, इसका दिया है 3 और इसका दिया है 4,
इसको हम एम एन मानते हैं। आपको पता है दोस्तों फॉर्मूला होता है एम, पहले वाले को दूसरे वाले को एन मानते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक्स जब निकालना होगा हमें तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन रखते हैं। वैल्यू रखिए इसका 3x2 प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे n और x1 की वैल्यू रखिएगा तो 8 आएगी, 3 प्लस 4। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितनी आ जाएगी, और x की वैल्यू -1 दिया हुआ है, -1 रख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगी -1 इक्वल 3x2 प्लस 8/7 आ जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करिए तो -7 इक्वल 3x2 प्लस 8, यानी आपके पास आएगी 3x2 -7 -8 होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। 3x2 इक्वल -15 और ये 3 इधर डिवाइड में चली जाएगी, 3 से कटी 5, यानी x2 जो आया हमारे पास -5 आया। ठीक है, अब y की बारी, सेम वही फिर से दोहराएंगे हम लोग कि my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखिए m, और y2 की वैल्यू दिया हुआ है तो रखते हैं हम लोग m, y2 तो निकालना ही है हमें, y2 नहीं दिया हुआ है, प्लस n की वैल्यू दिया हुआ हमारे पास, इसका वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है और इसकी 5, 4 5 जा 20, सीधे यहाँ पे 20 रख लेते हैं, बाई 3 4 ऐड करिएगा तो 7 आ जाएगा ही, और y की वैल्यू दिया है 2। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 इधर आ जाएगा, इधर आपके पास 3y2 प्लस 20 रहेगी, है ना। तो 3y2 इक्वल आ जाएगी आपके पास, इसमें से घटेगी तो 6, यानी y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, 3 से काटिएगा 2 टाइम्स में तो y2 जो आ गई आपके पास 2 आ गई, और यह जो आ गई आपके पास क्या चीज़ में आएगी, माइनस में आएगी दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो इसलिए इधर आएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, वैल्यू ज़्यादा बड़ा इसका है। तो हमारे पास क्या आ गया कि x2 का भी वैल्यू निकल गया और y2 का भी वैल्यू निकल गया, y2 का -2 आया है और x2 का कितना है -5। तो -5 और -2 देखिए, -5 और -2, आंसर नंबर हमारा बन रहा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, आकृति दिया हुआ है यहाँ पे PQR, Q पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O AB PR के समानांतर एक जीवा और BQR 70 डिग्री है, तो AQB बराबर क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए AQB हमें निकालना है, AQB ये वाला हमें निकालना है। तो देखिए एंगल A जो है हमारे पास, एंगल A एंगल BQR के बराबर होगा, BQR के बराबर, ये जो होगा इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण जो होते हैं क्या बराबर होते हैं। एंगल B जो होगा एंगल BQR के बराबर होगा, एंगल B जो होगा BQR के बराबर होगा। तब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे AB पैरेलल दिया है PR, AB पैरेलल PR दिख भी रहा है, तो ट्रायंगल ABQ में देखते हैं, ABQ में है क्या कि हमारे पास एंगल ABQ इक्वल 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B, तो 180 में से एंगल A का वैल्यू कितना है 70 प्लस 70, दोनों को ऐड करेंगे तो 140, 180 में से 140 यानी 40 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या बन गया 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का विज्ञान का आता है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेल्वे की प्रक्रिया सह उत्पाद है, किसका सह उत्पाद है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पाद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अम्लीयकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर एसीटोन देता है। कौन एसीटोन देता है, तो आंसर बनेगा बी, CH3COH और CH3 बनेगा। आंसर यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आइसोप्रिलीन अल्कोहल के अल्कोसिडीन करने से एसेटीन प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है, एसेटीन देता है। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है,
कौन देता है? तो आंसर बनेगा सी, BaCl2। इसे बोलते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए कि यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं एल्किन्स। ये क्या कहलाते हैं? एल्किन्स कहलाते हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा बी बनेगा, एल्किन्स। यहाँ पे आपको पता ही होगा ये एल्किन्स कहलाते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि विषाणु जो 3 अलग अलग परपोषी पौधे को ग्रस्त करता है वह LPP1 होता है, LPP1। अगला प्रश्न देखिए माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है, क्योंकि यह संवेदनशील है ट्राइसाइक्लिन पर। आंसर बनेगा डी, ट्राइसाइक्लिन पर। अगला देखिए सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं, सापेक्ष जो है परागकण उत्पन्न होते हैं पाइनस से, पाइनस में होते हैं। अगर पूरा पुरोह पुनांतरित स्वांगी कारक फलन हो है तब यह क्या है? तब यह फ्लाइक्लेड है, फ्लाइक्लोड है। आंसर डी बनेगा। आलू का अग्र शीर्ष इसके द्वारा उत्पन्न होता है, अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए साधारणतया मनुष्य में पाए जाने वाला पार्क टेप वर्म है, कौन है? तो आंसर बनेगा सी, टेनिया सोलियम। आंसर बनेगा सी, टेनिया सोलियम। अगला प्रश्न देखिए हरा हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा हरा इस वजह से दिखता है, किस वजह से यह हरा दिखता है? तो यह हरा दिखता है क्लोरेला वेल्गेरिस के साथ सहजीवी सहसंबंध के कारण यह हरा दिखता है विरिडिसिमा। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा का जीभ बनता है? तिलचट्टा की जीभ बनाता है, कौन बनाता है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हाइपोफेरिक्स। आंसर बनेगा डी, हाइपोफेरिक्स। अगला प्रश्न देखिए कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मानव में अंतः परजीवी है और पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है RBC में पाया जाता है। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है, इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। आंसर बनेगा ए, स्नेल के, घेंगा जो जिसको बोलते हैं हम लोग घोंगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है, कौन पैदा नहीं होता है? तो आंसर बनेगा ए, हाइड्रोकार्बन गैस पैदा नहीं होता है। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता था, उपयोग किया था, कौन किए थे? तो आंसर डी बनेगा, मूलर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए लाल RR को सफ़ेद WW के साथ क्रॉस कराते तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं, यह निर्देशन है कि R जीन है। आंसर बनेगा सी, अधूरा डोमिनेंट। आंसर सी बनेगा, अधूरा डोमिनेंट कहलाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए अगला है ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं, ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। आंसर बनेगा ए, लाल ग्रंथि में। अगला है स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जोना पैलूसिडा, जोना पैलूसिडा। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए सामाजिक अध्ययन आता है हमारा। सामाजिक अध्ययन में है जोजिला दर्रा स्थित है, कहाँ पे स्थित है जोजिला दर्रा? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला है भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास है, क्या है इसका? जोधपुर में सबसे ज़्यादा है। आंसर बी बनेगा। अगला है सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है, किस सागर में पाया जाता है? तो लाल सागर में पाया जाता है। आंसर बनेगा सी, लाल सागर। अगला है सतत अल अरब के बीच सीमांक बनाता है, कौन सीमांक बनाता है? तो आंसर बनेगा बी, ईरान एवं इराक। आंसर बी होगा। अगला देखिए सना की राजधानी है, सना की राजधानी क्या है? सना की राजधानी यमन है, सना यमन की राजधानी है। अगला देखिए
निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप के द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ है? भूकंप के द्वारा सबसे कम प्रभावित मालवा पठार सबसे कम प्रभावित हुआ है, मालवा की पठारी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा चौगान यानी पोलो खेलते समय मारा गया था? कौन मारा गया था? तो आंसर बनेगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक, आंसर ये होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने विस्तृत सिंचाई के नीति का सूत्रपात किया था? कौन किया था? तो आंसर बनेगा सी, डलहौजी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, कहाँ पे किए थे? तो आंसर बनेगा डी, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, सबसे पहले अफ्रीका में किए थे, अफ्रीका। उसके बाद भारत में सबसे पहले बिहार में किए थे, चंपारण में 1917 में। अगला है, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार कौन किए थे? यह किए थे भारतीय ने किए थे, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारतीय। वो भारतीय कौन थे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व पहले हुआ था, ऑप्शन बनेगा ये, साल वृक्ष के ऊपर लुम्बिनी में हुआ था, साल वृक्ष के नीचे उनकी कपिल वस्तु में उनकी हुई थी, कपिल वस्तु में उनका जन्म होता है कब? 567 ईसा पूर्व पहले होती है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखिए, दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे? 5 जुलाई 1943 ईस्वी को दिए थे। अगला प्रश्न देखिए कि कलचुरी की राजधानी है, कलचुरी की राजधानी क्या है? त्रिपुरी है, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, तारीख अ फिरोज शाही लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था, आंसर डी होगा। अगला है, तुलसीदास के डैश के शासनकाल के दौरान थे। तुलसीदास जो है किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे, और जहांगीर के भी समकालीन थे तुलसीदास। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कैसी लिपि है इसकी? तो इसकी लिपि है भावचित्रात्मक, आंसर डी बनेगा, भावचित्रात्मक। निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? मूंगफली का प्रमुख उत्पादक कौन है? गुजरात है, आंसर बनेगा बी, गुजरात। 32% पूरे भारत का सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला राज्य है। विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला, विश्व में भारत जो है 32% उत्पाद करता है, जबकि भारत में 80% उत्पाद करने वाला गुजरात है भारत के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, थाईलैंड नहीं है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पे स्थित है? किस स्थान पे है? चमोली में स्थित है, आंसर बी बनेगा, चमोली। अगला है, विश्व में प्रथम उत्पादन में अग्रणी कौन है? विश्व में भारत जो है उत्पादन में अग्रणी है, क्या चीज उत्पादन में सबसे आगे है? तो आंसर बनेगा सी, माइका में सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला है भारत, 80% करता है विश्व में कुल। अगला प्रश्न देखिए, और जिसमें अकेले जो है 50% झारखंड करता है माइका का उत्पादन। अगला जो आता है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक यानी रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पे खाली स्थान को हमें बताना है कि क्या भरना है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे खाली स्थान को क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे PFJ है, MCJ है, QF, तो यहाँ पे क्या आने वाली है? देखिए J इसको और इसको जोड़ी, ये 10 पे आता है, ये 6 पे, दोनों को ऐड करिए तो 16 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 10 और 3 13 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जोड़िएगा कि हमारे पास ये 17 पे ये आता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमारे पास 6, तो हमें जोड़ना कितना होगा? 11 और, तो 11 पे आता है के, आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, प्लस का अर्थ घटाना, यहाँ पे हम लोग करते चलते, प्लस का अर्थ घटाना है, ठीक है। गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ भाग यहाँ पे है, ठीक। और भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ जोड़ है, तथा माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना। तो चलिए इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम से कटेगा ये आपका? 1 और 4, 14 टाइम में कटा, और इसे मल्टीप्लाई करिए, तो इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितनी आ जाएगी पास? ये आ जाएगी 390, 390 प्लस आपके रहेगी 45, तो इसे कैलकुलेट करिए, माइनस 390 है, और इस 45 और 14 को ऐड कर दीजिए, इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा आपका आंसर 331, तो आंसर देखिए इसमें 331 ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, कूट भाषा में देखिए इसको ये लिखा गया है, तो इसी में बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए P, यहाँ T R जो है 18 पे आता है, T 20 पे, 2 बढ़ा है,
ओ 15 पे 15 और यहाँ 3 बढ़ा है, फिर 2 पे आता है ये 6 बढ़ा है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है। मतलब हर टर्म में जो है यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ से था तो ये 2 बढ़ा, यहाँ से था तो 3 बढ़ा, यहाँ से था 4 बढ़ा, यहाँ से 5 और यहाँ से ये 6 बढ़ा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो लाइए पी से हम 2 बढ़ाते हैं। पी 16 2 18 होना चाहिए, यानी आर होना चाहिए। ये तो ऑप्शन होगा नहीं इस वाला कट, और 18 यानी आर से स्टार्ट होना चाहिए। आर तो रखिए आर, ठीक है। यहाँ से हमें 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 5 और 3 8 होता है, 8 मतलब एच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 तो 24 होने चाहिए, यानी एक्स। अब देखिए ये भी एक्स है, ये तो होगी नहीं, इसमें एक्स है नहीं तीसरे नंबर पे। देखिए अब बच गया हमारे पास ए डी और ए बच गया है ना। अब चलिए यहाँ से कितना बढ़ना है हमें, यहाँ से 2 3 4, तो यहाँ से 5 बढ़ना है। तो ये पहले से 5 है, अब 10 आना चाहिए, यानी जे आना चाहिए। तो जे अभी भी है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से 6 बढ़ना चाहिए। तो 18 6 कितनी होती है, 18 और 6 होती है आपके पास 24। तो एक्स आती है 24 पे, ना कि ये। तो आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला दिया है निम्नलिखित श्रेणी को वाट यहाँ पे क्या आने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगी, 45 से 49 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, ठीक है। और 49 से 57 कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। फिर यहाँ से कितना बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, तो यहाँ पे 16 बढ़ना चाहिए। 16 बढ़ा के देखिए यहाँ पे कितना 73 आ रहा है। क्या 16 से फिर हम यहाँ पे 32 बढ़ाएंगे तो आ रहा है 105, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी मेरा फॉलो कर रहा है। तो आंसर कौन सी हो गई, आंसर 73, ऑप्शन बी आ गई। अगला प्रश्न देखिए। उस विकल्प का हमें चयन करना है जो तीसरे अक्षर उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। तो देखिए USY, इसको ये लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से U 21 पे आता है, ये 18 मतलब 3 घटा, S 19 पे होता है, ये P 16 पे माइनस 3 घटा, Y 25 पे होता है और ये 22 पे होता है माइनस 3 घटा। सब में 3 3 घटा, इसमें भी 3 घटा दीजिए। M से 3 घटाइएगा तो 10, यानी J 24 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 21। तो 21 पे कौन आता है, U, और 17 में से 3 घटाएगा 14, यानी आता है N। तो JUN आना चाहिए, JUN ऑप्शन नंबर आपका डी बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा का बनता है क्या, कि यहाँ पे कथन दिया है। तो आइए कथन पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन। कुछ दांत जो है रंग है, कुछ रंग वस्तुएं हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ दांत जो है 10 लिखते हैं, कुछ दांत रंग है, ठीक है, रंग हम लोग लिख लिए। और कुछ रंग वस्तुएं हैं, कुछ रंग वस्तुएं, ठीक है। और सभी वस्तुएं दांत है, सभी वस्तुएं जो है क्या दांत है, बिल्कुल नहीं है। कुछ रंग दांत है, कुछ रंग जो है दांत है, बिल्कुल सही, दूसरा सही आ रहा है। तीसरा देखिए, कुछ वस्तुएं रंग है, कुछ वस्तुएं जो है रंग है, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है क्या कि 2 और 3 सही हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 और 3 किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे दिया क्या है कि ये देखिए इस सिंबल का वैल्यू दिया है इतना, इस सिंबल का इतना, इस सिंबल का इतना, इसका इतना। तो हमें इस सिंबल से लेके बता देना है कितना, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए यहाँ पे त्रिभुज का वैल्यू 15 दिया है, तो 15 रखिए, प्लस रखना है प्लस। इसका वैल्यू दिया है 12, 12 रखिए। भाग करना है किससे, भाग करना है 0, 0 का वैल्यू दिया है 3, ठीक है। इस दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा आपके पास 7, और 27 को 3 से डिवाइड करिए, यानी 9। आंसर हमारा बन गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। दिया क्या है कि एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं। 5 का समूह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के काम करता है, और 10 का दूसरा समूह जो है 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम करता है। 5 का तीसरा समूह जो है 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच काम करते हैं। कार्यालय में 3 कंप्यूटर हैं जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान जो है कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाना संभव है। तो कौन से घंटा में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा, राइट आंसर सी होगा। 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सबसे ज़्यादा यूज होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दिया है क्या हम लोग का कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्प शब्द में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसका क्या है, नाइट वॉक लिखा हुआ है, नाइट वॉकर, तो इसे क्या नहीं बनाया जा सकता है, आंसर इसका सी। वॉलर यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि WALL हमें चाहिए, LL तो है नहीं इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बनेगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला दिया है क्या हमारा, OEHM अक्षर में से प्रत्येक
का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो बस एक बनाए सकते हैं। वो कौन हो जाएगा? तो HOME होगा, होम। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।